ईपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के सिलेबस के अनुसार डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ और टेबल ये दो चीज मेंशन की गई हैं और जो 2021 में जो प्रश्न आए भी थे वो ग्राफ और टेबल बेस्ड ही थे। ग्राफ से दो ग्राफ दिए गए थे। कितने? दो ग्राफ थे। और टेबल भी कितने थे? दो। हर ग्राफ से 5 क्वेश्चन। ठीक, हर ग्राफ से 5 क्वेश्चन और इसी तरीके से हर टेबल से भी 5 क्वेश्चन। तो 5-5 क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से और टेबल से। तो इस तरीके से टोटल प्रश्नों की जो संख्या थी वो थी 20। 20 प्रश्न 20 नंबर। तो 100 नंबर का जो ये पेपर होने जा रहा है ईपी ट्रिपल एससी पेट का, जो कि 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होगा, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में स्पेशल जो आपको डील करना है वो ग्राफ और टेबल से करना है। एक चीज आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज ध्यान रखें कि प्लीज और प्लीज आप लोग ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि सिलेबस में इन्हीं का नाम दिया गया है। ना तो उन्होंने पाई चार्ट की बात की है, ना तो बार की बात की गई है। तो ग्राफ और टेबल अगर डीआई में उन्होंने रखा है, डेटा इंटरप्रिटेशन में रखा है, तो प्लीज आप ग्राफ और टेबल की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है। तो और एक और चीज ध्यान रखना है कि जो इससे प्रीवियस जो वीडियो थे हमारे, उसमें आप लोग को मैंने तरीका बताया था कि ग्राफ या टेबल या ओवरऑल मैं बात करूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रतिशत निकालना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, औसत निकालना, अनुपात निकालना, और साथ में अगर थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अगर बन गए तो प्रॉफिट लॉस भी निकालना आपको आना चाहिए। और इन सब को निकालने के लिए आपके पास जो एक मजबूत शक्ति होनी चाहिए वो है आपका कैलकुलेशन। आपके अंदर जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं जो हमारे सामने ग्राफ रखा हुआ है। तो अभी आप सामने यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ में इस तरीके के आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये 3 कंपनियां कौन कौन सी? एक्स, ध्यान दीजिए, एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी। इन 3 कंपनियों द्वारा कागज के प्रोडक्शन को, कागज के उत्पादन को लाख टन में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है? लाख टन में दिखाया गया है। ठीक है। तो यहां पे हम चिन्हित कर लेते हैं कि इनमें से ये प्रत्येक साल में जो ये जो 3 कंपनियां हैं उनमें से कौन कौन सी कंपनी है। जैसे यहां पे जो ब्लू कलर में है वो कंपनी एक्स है, जो रेड कलर में है वो वाई है, और ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है वो है जेड। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई। एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी। ठीक है। और इनका जो ईयर वाइज जो प्रोडक्शन दिया गया है वो 1996 का दिया गया है। ठीक है। प्रीवियस इसमें आते हैं, हाँ, 1996 का दिया गया है, 1997 का दिया गया है, 1998 का दिया गया है, 99 का और 2000 का। ठीक है। तो कितने वर्ष हो गए? 1 2 3 4 5, 5 वर्षों का इन 3 कंपनियों का कागज का प्रोडक्शन दिया गया है लाख टन में। अब को जब भी आपके पास ग्राफ के या टेबल के प्रश्न आए, पहले जो डेटा दिया हुआ है पहले उसको आप समझ लीजिए। ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा? इनमें हमने जाना कि कंपनियां कौन कौन सी है, एक्स वाई जेड कंपनियां यहाँ पे हैं कौन। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी प्रोडक्शन कितनी है। देखिए, एक्स कंपनी को देखते हैं 1996 में, ये वाला देखते हैं पहले 1996 ईयर वाला। ठीक है। एक्स कंपनी का आप जो प्रोडक्शन देखोगे, ये देखो, ये है 30 लाख के बराबर। ठीक है। ये जो है ये प्रोडक्शन लाइन है। ठीक, इस एक्सिस पे आपको प्रोडक्शन दिखाया गया है
और प्रोडक्शन क्या है 0 से लेके 60 तक बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पे ये 30 के सामने है तो कितना प्रोडक्शन होगा 1996 में एक्स कंपनी द्वारा 30 लाख। अब देखो वाई कंपनी का, देखो ये जो है ये वाली लाइन है, देखिए आप ये वाली लाइन आ रही है ना, तो ये वाली लाइन जो है 30 और 20 के बीच में, तो 30 और 20 के बीच में क्या आएगा 25 आएगा, 25 आएगा। तो वाई कंपनी का 1996 में प्रोडक्शन कितना हो गया 25 लाख टन। अब बताइए इसी तरीके से 1996 में जेड कंपनी का प्रोडक्शन, तो जेड कंपनी वाली लाइन क्या है ये वाली लाइन है, देखिए ये वाली लाइन है ना, तो ये वाली लाइन जो है वो 40 और 30 के बीच में आ रही है, तो 40 और 30 के बीच में क्या आता है 35, तो ये वाली लाइन क्या दिखा रही है 35। इसी तरीके से एक बार हम लोग 1997 को भी देख लेते हैं। देखो एक्स कंपनी का प्रोडक्शन लाइन क्या है ये है ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है वो किसके किसके बीच में आ रही है 50 और 40 के बीच में आ रही है, तो 50 और 40 के बीच में क्या होता है 45 की ये लाइन है। तो 1997 में एक्स कंपनी द्वारा कागज का उत्पादन कितना 45 लाख। वाई का बताइए, वाई वाली लाइन ये है, ठीक, तो ये वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करे 35 लाख को, तो वाई का प्रोडक्शन क्या है 35 लाख। इसी तरीके से जेड कंपनी को देखो 1997 में, तो जेड कंपनी की लाइन क्या है ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है किसको इंडिकेट करिए 40 लाख को, ठीक है। तो इसी तरीके के जो बाकी के ईयर है उनका हम प्रोडक्शन ईयर वाइज पता कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न के ऊपर। यह है हमारे सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए पिछले वर्ष से उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि और यहां पे देखो गिरावट, दोनों की बात कीजिए, या तो वृद्धि की बात कीजिए या गिरावट, कंपनी वाई के लिए अधिकतम है। किस कंपनी की बात की जा रही है वाई कंपनी की बात की जा रही है। तो देखो यहां पे जो हम लोगों ने देखा था पीछे वाली स्लाइड पे, आइए, वाई कंपनी किस कलर में थी रेड कलर में, देखिए ये है ना वाई कंपनी रेड कलर में है ये, ठीक, ये रेड कलर में है। तो इसका मतलब कि वाई कंपनी ये है ये है ये और ये इनका प्रोडक्शन है। अब इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष इसका प्रतिशत वृद्धि या गिरावट इसके प्रोडक्शन में हुआ है, तो वो वर्ष हम निकालने के लिए करेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे हम लोग 1997 से, क्योंकि हम तुलना क्या करेंगे 1996 से, ठीक है, कि इसकी तुलना में ये बढ़ा कि घटा, समझ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1997 से। तो 1997 के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, इस पे आधारित हम लोग प्रश्न कर भी चुके हैं। इसके लिए करना क्या होता है कि 1997 का जो प्रोडक्शन है, ठीक, और 1996 का प्रोडक्शन है, उसको घटा के 1996 के प्रोडक्शन से भाग दे दीजिए। तो इसको देखिए 1997 में प्रोडक्शन क्या है ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन क्या है 40 और 30 के बीच में, तो ये क्या है 35। अच्छा, अब 1996 में वाई का प्रोडक्शन वाली लाइन क्या है ये है, तो ये लाइन किसके बीच में आ रही है 30 और 20 के बीच में आ रही है, तो ये क्या है 25। तो इसको आप क्या करोगे कि 35 में से 25 घटाइए और 25 से भाग देके, चूंकि प्रतिशत वृद्धि की या गिरावट की बात करें ना, तो इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू आएगा क्या है, ये वैल्यू आएगी 35 में से 25 गया 10 बटे 25, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगी वैल्यू 40%, ठीक है। इसी तरीके से 1998 का निकालते हैं हम लोग, किसका 1998 का। अब देखो 1998 में वाई क्या है, वाई का प्रोडक्शन जो है वो 35% है, सॉरी 35 लाख टन है। अच्छा, इसके पिछले वर्ष की तुलना में देखो ये है 1997, ये भी 35 है, इसका मतलब पिछले साल भी 35 लाख टन था और इस साल भी 35 लाख टन है। इसका मतलब क्या इसमें बढ़ोतरी हुई या गिरावट हुई, नहीं, ना तो वृद्धि हुई ना तो गिरावट हुई, तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये हो गया 0%, ठीक, ना तो बढ़ा ना तो घटा। अब आते हैं 1999 में। 1999 वाला आंकड़ा ये है, देखो वाई का प्रोडक्शन निकालिए, ये है 40 वाली लाइन पे, ठीक है 40 लाख, ओके 40 लाख। अब
1999 का पिछला वर्ष क्या, 1998। 1998 में क्या है प्रोडक्शन, 35 लाख टन। ये हो गया 35 लाख टन, भागे क्या करना है 35, ठीक, फिर गुणा कर देना है 100 से। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी 14.29, 14.29%। ओके, अब आते हैं ईयर 2000 में, ठीक, 2000 में। अब इसको आराम से निकालिए आप लोग। 2000 में देखो ये है y, ठीक, y किसके समानांतर है, ये है 50 लाख वाली लाइन के बराबर है। इसका मतलब 2000 में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50 लाख टन का। अच्छा, इसके पिछले साल में कितना प्रोडक्शन था, ये हम लोग 99 में देखे थे, ये वाली लाइन, ठीक है, 40 लाख। तो ओके, माइनस 40, भागे क्या करेंगे 40 गुणा 100, कितना सिंपल है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो 50 में से 40 किया 10/40 गुणे 100, 0 0 कैंसिल, ये 10 दाएं में 100, 100/4 बराबर 25%। अब देखो हमारे पास डेटा आ गया, 97 में 40% है, 98 में 0% है, 99 में 14.29% है, 2000 में 25% है। तो ओवरऑल आपको यहां पे सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किस ईयर में दिखाई पड़ रही है, 1997 में, ठीक है। ए, तो इसका उत्तर क्या हुआ 1997। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। 1998 से लेके 2000 की अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन का उसी समान अवधि, मतलब उसी टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, 1998 से 2000 में कंपनी वाई के औसत उत्पादन से अनुपात कितना है, ठीक है। तो देखो यहां पे ईयर कौन कौन सा है, 98 से लेके 2000, इसमें 1998, 1999 और 2000, टोटल ईयर कितने हो गए 3 साल, ठीक है। ये 3 ईयर का लेना है। तो एक्स का औसत कैसे निकालेंगे, इन तीनों ईयर का, ठीक, प्रोडक्शन को हम जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 1998 में एक्स का प्रोडक्शन ये है 25 लाख वाले। तो हम जो है एक्स का जो प्रोडक्शन है 1998 का 25 लाख प्लस 99 में प्रोडक्शन किसका है उसका 50 लाख, ये वाली लाइन देखिए 50 लाख प्लस 2000 में देखो ये है 40 लाख प्लस 40 लाख बटे क्या करना है 3, ये किसका है प्रोडक्शन, और एवरेज प्रोडक्शन है ये एक्स का, किसका है एक्स का। तो 25 50 प्लस 40 बटे 3, ये कितना आएगा 25 और 50 75 और 40 कितना हो गया 115, तो ये हो गया 115/3। इसी तरीके से हमें y का निकालना है। तो y का देखो 1998 में y ये है y, ये है 35, तो 35 1999 में देखिए 40 लाख टन प्लस 40 और 2000 में देखिए ये है 50 लाख, ठीक है, प्लस 50 लाख टन बट औसत निकालना है तो 3 से भाग दे दो, ये वैल्यू आएगी 50 40 90 और 35 125/3, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें जो है रेशियो निकालना है किसका, एक्स और वाई कंपनी के औसत उत्पादन का। तो एक्स रेशियो वाई क्या हो जाएगा 115/3 बटे 125/3, 3 ये कैंसिल, ये रेशियो आएगा 115/125। अब देखो इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, 5 से इसको भाग दो, तो 5 से भाग दोगे तो 5 दूना का 10, 5 थे 15 23 और इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 25। तो 23/25 या ये कहें कि 23:25, ये कहां पे दिखाई पड़ा, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा उत्तर होगा यहां पे सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस कंपनी के लिए, ध्यान दीजिए, किस कंपनी के लिए 5 वर्षों का औसत उत्पादन अधिकतम था, समझ रहे हैं। इसमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों कंपनियों का जो उत्पादन है
पांचों वर्ष का वो जोड़ के 5 से भाग देना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे कंपनी एक्स की। तो एक का औसत उत्पादन इन 5 वर्षों में क्या है, उसके लिए क्या करोगे, देखो 1996 में एक्स का प्रोडक्शन कितना है 30, ये देखिए ये लाइन 30, तो 30। 1997 में ये हो गया 45, एक्स की अभी केवल बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 45 प्लस 45 प्लस 1998 में देखो एक्स 25, ये वाली लाइन है ना, ये हो गया 25 प्लस 1999 में देखो एक्स, ये है इस लाइन पे, और ये लाइन है किसकी, 50 लाख की, 50 लाख प्लस 2000 में देखो 2000 में एक्स ये है, तो ये लाइन किसके सामने है, 40 लाख टन के सामने, प्लस 40 भाग किससे देना है, 5, क्योंकि ईयर कितने हैं 5। अब इसको जब आप 5 से भाग दोगे तो ये वैल्यू आएगी ये ऊपर वाला कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये होगा 190/5, जब ये करोगे तो आएगा 38 लाख टन, ठीक है। तो x का तो 38 आ गया, y का निकालते हैं इसी तरीके से। तो y का देखो 1996 में y ये है, ये हो गया 25, तो y का एवरेज निकालने के लिए 25 1996 में, 1997 में देखो y ये हो गया 35 प्लस 35 1998 में ये है सेम, ये देखिए सेम 35 प्लस 35 प्लस 1999 में देखो ये है 40, देखिए ये लाइन ये है 40 लाख प्लस 40। 2000 में देखिए 2000 में कितना है, 2000 में है ये लाइन क्या है, ये है 50 लाख वाली, तो प्लस 50 भाग किससे देना है, 5 से। अच्छा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 185 आएगा ऊपर, और नीचे भाग देना है 5 से, तो ये आएगी वैल्यू 37। तो y का एवरेज प्रोडक्शन 5 सालों का कितना हो गया, 37। अब इसी तरीके से z का निकालना है, z बराबर क्या हो जाएगा, देखो z का 1996 में प्रोडक्शन, ये है z वाली लाइन, तो ये हो गया 35 ओके, 35 प्लस ये वाली 1997 में 40 प्लस 40 प्लस 1998 में देखो 1998 में ये है 45 प्लस 45, 1999 में देखिए ये है ये लाइन, ये है 35 लाख वाली प्लस 35 प्लस 2000 का जोड़ लो ये वाली लाइन, इसमें भी 35 लाख ही है। अब इसको भाग कैसे देना है, 5 से। अब ये वैल्यू टोटल कितनी आएगी, 190 भागे 5, ये जब करोगे तो वो x के बराबर ही है, कितना 38। अब देखो x का भी 38 है, ठीक, और z का भी 38 है, ठीक, तो यहां पे उत्तर क्या आएगा आपका जी, यहां पे उत्तर आएगा x एंड z बोथ, ऑप्शन डी। अब आते हैं 4th नंबर प्रश्न पे, किस वर्ष कंपनी जेड के उत्पादन का कंपनी वाई के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम था। अब इसमें करना क्या होगा कि हर एक वर्ष का जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो किससे तुलना करना है, एक्स और जेड और वाई का, ठीक है। तो पहला ईयर हम लोग क्या ले लें, 1996 देखते हैं, ठीक है, 1996। इसमें y का उत्पादन देखिए कितना है, ये देखो ये है y रेड वाला, y का उत्पादन है 25, ओके, और z का उत्पादन कितना है, ये वाला देखो z का उत्पादन है 35, तो 35 और 25 इसका रेशियो देखते हैं और वही परसेंटेज में, तो इसको क्या करेंगे 35 z का प्रोडक्शन अपॉन y का प्रोडक्शन कितना 25 इंटू क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है ना, तो इंटू 100 करेंगे हम लोग, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 140%, ठीक है। इसी तरीके से 1997 का करते हैं हम लोग। 1997 में देखो जेड का प्रोडक्शन कितना है 40, तो जेड अपन वाई करना है, तो ये आ गया जेड 40, ओके। वाई का प्रोडक्शन कितना है,
y का प्रोडक्शन है 35। ये देखिए ये वाली लाइन क्या है 35 अपॉन 30 40 बटे 35 गुणे 100। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आएगा 114.29%। इसी तरीके से 1997 का करते हैं। 1900 सॉरी ये हो गया 97 और ये हो गया 98। 97 का तो कर चुके। अब 98 की बात करें। 1998 में क्या है 1998 में जेड का प्रोडक्शन ये वाली लाइन है। देखो ये वाली लाइन क्या है 45 लाख। तो 45 अपॉन वाई की लाइन कौन सी है ये 35 अपॉन 35 इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 128.57%। अब 1996 हो गया, 97 हो गया, 1998 हो गया। अब 1999 को देखते हैं। 1999 इसके लिए इसमें जेड का प्रोडक्शन क्या है ये वाली लाइन देखिए ये है 35। ओके तो 35 अपॉन वाई का प्रोडक्शन देखो इस ईयर में ये वाली लाइन तो ये है 40। ठीक तो 35 अपॉन 40 इंटू 100 ये वैल्यू कितनी आएगी ये आएगा 87.5%। इस तरीके से अब 2000 का निकालते हैं बस। 2000 ईयर में क्या है जेड है ये वाली लाइन 35 लाख। 35 अपन वाई वाली लाइन क्या है ये है 50 लाख। ये 35 अपन 50 इंटू 100। ठीक है इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 70%। तो अब देखो हमें जो है वो 5 साल का जो है वो परसेंटेज इंक्रीमेंट दिख गया जेड और वाई का। तो 1996 में क्या है 140 सबसे ज्यादा ये दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उसके बाद क्या है 114.29 128.57 87.5 और 70%। इन सब में सबसे ज्यादा क्या है 1996 के ईयर का। तो ये हो गया 1996 में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1996 से 1999 तक वाई के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। ठीक है तो 1996 में वाई का प्रोडक्शन देखिए कितना है ये है 25 लाख टन। ओके अब 1999 में जो है वाई का प्रोडक्शन देखिए ये है 40 लाख। कितना 40। तो हमें इंक्रीमेंट निकालने के लिए करना क्या होगा इस वैल्यू को इस वैल्यू से घटाइए। ठीक तो 40 माइनस 25 और किसे भाग देंगे हम लोग 1996 में जो प्रोडक्शन था उसे हम भाग देंगे। ठीक तो 40 माइनस 25 बटे 25 गुणे 100 बराबर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 40 में से 25 घटाओगे तो ये आता है 15 बटे 25 गुणे 100। 25 चौका 100 15 चौका 60। अब देखिए यहाँ पे 60% कहां पे है ऑप्शन नंबर डी में है। अब आते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। ओके छठा क्या है छठा नंबर प्रश्न आपको यह कह रहा है कि 1998 में कंपनी जेड और 1996 में कंपनी वाई के उत्पादन में क्या अंतर है। ठीक है तो देखो 1998 में जेड कंपनी का प्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। ये है 1998 ईयर और ये कंपनी जेड इसमें आ गया 45 लाख टन। कितना 45 लाख टन। ध्यान दीजिएगा 45 लाख टन है ये। ठीक है ओके किसका 1998 में कंपनी जेड का। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे 1990 इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कंपनी वाई के लिए। तो वाई के लिए 1996 में क्या है प्रोडक्शन ये देखिए 1996 में ये है वाई के लिए ये वाली लाइन। ठीक है ध्यान दीजिए सॉरी ये है 25 लाख।
ठीक है, 25 लाख। तो अब हमें क्या है, अंतर निकालना है। तो 45 लाख माइनस 25 लाख बराबर क्या आया, 20 लाख, 20 लाख टन। ठीक है, अब ये जो 20 लाख टन है, यहां पे आप देख सकते हो कि इसमें 20 लाख कौन है। ये वाला ऑप्शन देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो 2 लाख हुआ। बी ऑप्शन देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये है 20 लाख टन। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। ये हमारे सामने तालिका है। ठीक, तो इस तालिका को देखते हैं और इस पे आधारित क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जो तालिका दी गई है, एक परीक्षा में भौतिकी और रसायन विज्ञान में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है। कितने, 100 छात्र। तो टोटल छात्रों की संख्या क्या है यहाँ पे, 100। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और यहाँ पे ये जो तीसरा जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है औसत या कुल मिलाकर प्राप्त अंक। ठीक, तो मार्क्स जो टोटल है वो 50 मार्क हैं। 50 मार्क में ये जो पहला आप लोग कॉलम देख रहे हैं, इसमें 40 या उससे ज्यादा नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या। तो फिजिक्स में छात्र की संख्या 9 है, केमिस्ट्री में 4 है। एवरेज या कुल मिलाकर या जो एग्रीगेट एवरेज है वो है 7। 30 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भौतिकी में है 32, केमिस्ट्री में है 21 और एवरेज एग्रीगेट वो है 27। इसी तरीके से 20 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या फिजिक्स में है 80, केमिस्ट्री में 66 और एवरेज 73। 10 और उससे ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले फिजिक्स में छात्रों की संख्या है 92, केमिस्ट्री में है 81 और एवरेज या औसत है संख्या 87। 0 और उससे एबव की जब बात की जाएगी तो ये तीनों में 100 ही होंगे। अब हम बात करेंगे कि इस पे आधारित प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, रसायन विज्ञान में कट ऑफ अंकों के रूप में, ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर यहाँ पे एग्रीगेट या जो एवरेज एग्रीगेट हम लोग ने देखा था ना, ये वाला, इसकी बात की जा रही है। कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच में क्या अंतर है। केवल ये पढ़ने में जो है वो लंबा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो, अंक के रूप में, कट ऑफ अंक के रूप में 30 और उससे ज्यादा, किसमें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये संख्या है 21। अच्छा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही कुल मिलाकर या एग्रीगेट की बात की जाए तो वो संख्या कितनी है, 27। तो 27 और 21 का बस अंतर कर देना है। तो 27 माइनस 21 बराबर 6, ये हो जाएगी संख्या 6, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, यदि भौतिकी में उच्च अध्ययन के लिए, ठीक, हायर एजुकेशन, हायर स्टडी के लिए, उच्च अध्ययन करने के लिए भौतिकी में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र भौतिकी में उच्च अध्ययन के लिए पात्र हैं। यहां पे बात की जा रही है 60% की, और हमारे यहाँ पे जो तालिका मिली हुई है वो अंक के रूप में मिली है। तो हम पहले क्या करेंगे कि 50 का 60% निकालेंगे। तो 50 का 60% क्या होगा, 50 गुणे 60 भागे 100, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 6 30। तो हमें देखना क्या है, ये वाला देखना है कि 30 या उससे ज्यादा भौतिकी में पाने वाले छात्रों की संख्या। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है, फिजिक्स से आगे देखिए, ये है 32, ऑप्शन देखो 32। कितना आसान है ये प्रश्न। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में रसायन विज्ञान में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, तो यहां पे कुल मिलाकर कम से कम 40%, तो फिर हम क्या करेंगे कि 50 अंक का 40% निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 50 इंटू 40 अपॉन 100, ये हो जाएगा 20। तो देखो, कुल मिलाकर 20 और उससे ज्यादा
नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 73। तो ये हमारे पास आंकड़ा आ गया 73। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है? 60% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या देखो। तो 50 अंक का 60% कितना होगा? 50 इंटू 60 अपॉन 100, ये आ जाएगा 30। तो 30 या एबव वाला कॉलम क्या है? ये वाला है। इसमें एवरेज एग्रीगेट कितने हैं? ये है 27। आपको करना क्या है? आपको तो इसमें तुलना में रसायन विज्ञान में कम से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों 60% अंक प्राप्त करने वाले की छात्रों की संख्या। तो यहां पे भी हम जो है एवरेज की बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/73 इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 29% लगभग। कितना? 29%। उत्तर क्या होगा? 29। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। कुल मिलाकर देखो, एग्रीगेट की बात कीजिए, कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो 50 का 40% ऊपर यहां हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आएगा? 50 गुणे 40 बटा 100 बराबर हो जाएगा 20 अंक। तो 20 अंक वाला कॉलम क्या है? ये है। ठीक है, तो 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले कुल मिलाकर छात्रों की संख्या बतानी है आपको। तो ये है कुल मिलाकर या एवरेज एग्रीगेट कितना है? 73। तो 20 या उससे एवं प्राप्त करने वाले छात्रों की तो संख्या 73 है। यहां पे पूछा जा रहा है कि उससे कम अंक प्राप्त करने में, तो करना क्या है? इसमें आपको 100 में से 73 को घटा देना है। कितना? 100 में से 73 को घटा दीजिए, ये आएगी वैल्यू 27। इसका उत्तर हो गया 27। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र रसायन विज्ञान पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे। ठीक है, कितने छात्र पात्र थे? 23। तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए रसायन विज्ञान में न्यूनतम योग्यता अंक सीमा क्या होगी? तो देखो, रसायन विज्ञान की बात की जा रही है, तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसमें 30 और उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हो गई 23, लेकिन क्वालिफाइड कितने हो रहे हैं? वो हो रहे हैं 23। तो इसका मतलब 23 माइनस 21 बराबर 2। ये जो दो छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क 30 से कम होंगे। ठीक, तो ये जो दो छात्र होंगे जब 30 से कम होंगे तो कितने लेवल तक कम हो सकते हैं? अब दूसरा हम एक रेंज देखते हैं इस प्रश्न के अनुसार। 20 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 66 है। ठीक है, और संगोष्ठी के लिए क्वालिफाइड कितने होते हैं? 23। इसका मतलब 23 जो नंबर है वो 66 से तो कम है। तो ये तो साफ हो गया कि ये जो आंकड़ा जाएगा वो 20 के नीचे नहीं जाना है। ठीक है, 20 के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि 30 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तो ऑलरेडी 21 है। बचे दो, तो बचे जो दो उनके जो नंबर होंगे या तो 20 से ऊपर होंगे या 30 के नीचे होंगे। तो रेंज क्या होगी? वो हो जाएगी उनकी रेंज 30 और 20 वाली। ठीक, तो इसका मतलब अगर रेंज जो है वो 20 से 30 रखा जाए, ठीक, तो उसमें ये 23 छात्र आ जाएंगे ना। तो इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन होगा वो हो गया सी, 20 और 30 के बीच में। तो ये जो प्रश्न थे वो हमारे पास ग्राफ और टेबल पे आधारित थे। ग्राफ से हमने एक ग्राफ लिया था और टेबल से भी हमने एक टेबल लिया था। तो ग्राफ से हमने जो यहां पे 6 क्वेश्चन फ्रेम किए थे और टेबल से हमने अभी 5। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से, वैसे ही हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे।
और छात्रों, आपको मैं एक सजेशन दे दूं कि प्लीज आप लोग मार्केट में जो उपलब्ध हाई लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन की जो किताबें हैं, जो बैंक पीओ की तैयारी कराने वाले होते हैं, एसबीआई पीओ में जो डीआई आता है, उनको बिल्कुल भी ना करें। ठीक, बिल्कुल भी ना करें। उस रेंज के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। आपको जिस तरीके से यहाँ पे जिस लेवल के प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन्हीं तरीके के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।